हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 के फर्स्ट पेपर का रासायनिक बलगतिकी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या होता है बेटा रासायनिक बलगतिकी? रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया की क्रिया विधि को समझते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। रासायनिक बलगतिकी क्या होता है? इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। तीव्र अभिक्रिया जैसा कि नाम से ही परिचित है बेटा कि तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बहुत ही कम समय में बन जाता हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बहुत ही कम समय में बन जाए तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? तीव्र अभिक्रिया। क्लियर है बेटा? जैसे एक अभिक्रिया लेते हैं NaOH plus HCl is equals to NaCl plus H2O. NaOH plus HCl is equals to NaCl plus H2O। यह एक अभिक्रिया हम लोग लेते हैं बेटा। यह क्षार है, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अम्ल है, इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड। ये लवण है सोडियम क्लोराइड। ये Na है सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है? जल है H2O। यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। जब क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो यह अभिक्रिया बहुत ही तीव्र होती है, और ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? तीव्र अभिक्रिया। क्लियर है बेटा? इन अभिक्रियाओं को हम लोग जनरली आयनिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं, द्रुत अभिक्रिया भी कहते हैं। तो हम पढ़ते क्या है? अगली हेडिंग पढ़ते बेटा मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया इसे कहते हैं स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन ऐसी अभिक्रियाएं जो थोड़े समय के पश्चात जिनमें उत्पाद प्राप्त हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं मंद अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिनमें उत्पाद कुछ समय के पश्चात बनता हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? मंद अभिक्रिया। एक एग्जांपल लेते हैं, CO plus O2 is equals to CO2। तो यह एक ऐसी अभिक्रिया है जो मंद अभिक्रिया है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण बहुत धीरे धीरे होता है, तो यह एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद हम लोग एक हेडिंग और आती बेटा अतिमंद अभिक्रिया। अतिमंद अभिक्रिया क्या है? जिसमें उत्पाद जो है काफी समय के पश्चात बने, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अतिमंद अभिक्रिया। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अभिक्रिया की दर। देखते हैं बेटा अभिक्रिया की दर क्या होती है। इसको हम लोग अभिक्रिया का वेग भी कहते हैं। अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। देखते हैं बेटा अभिक्रिया की दर क्या होती है। रेट ऑफ रिएक्शन। एक अभिक्रिया लेते हैं हम लोग
कैपिटल ए इज इक्वल्स टू कैपिटल पी, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू कैपिटल पी, जिसमें ए क्या है बेटा, अभिकारी अणु है, पी क्या है, उत्पाद है। ये क्या है, अभिकारी अणु, और पी क्या है, उत्पाद है। हम ये मान लेते हैं कि किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 0 मिनट, किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 0 मिनट, यानी जब टाइम 0 था तो हम ये मान लेते हैं कि कैपिटल ए मतलब अभिकारी अणुओं की जो सांद्रता है वो कितनी है, 10 है। मान लेते हैं बेटा कि किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 मिनट में अभिकारी अणुओं की सांद्रता कितनी है, 10। सांद्रता का मतलब होता है मात्रा, मात्रा मतलब कितनी मात्रा में कोई अभिकारी पदार्थ लिया गया है या कोई भी पदार्थ अभिक्रिया में लिया गया है, उसे हम लोग कहते हैं सांद्रता। अब हम लोग बात करते हैं तो उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी, 0। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों उत्पाद 0 हुआ, समय 0। इसका मतलब अभी तक अभिकारी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुआ है, अभी तक अभिकारी अणु उत्पाद में परिवर्तित नहीं हुआ है। यही कारण है कि उत्पाद की सांद्रता हमने कितने लिया है, 0। मतलब कि टाइम 0 है तो उत्पाद बनेगा ही नहीं, और उत्पाद जब नहीं बनेगा इसका मतलब उत्पाद बना नहीं है, और जब उत्पाद नहीं बना है तो उसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 0। फिर से सुनना बेटा, हम लोगों को पढ़ना है अभिक्रिया की दर। हम एक अभिक्रिया लेते हैं A इज इक्वल टू पी, जहां पर A अभिकारी अणु है, P जो है वो उत्पाद। क्लियर है यहाँ तक। मान लेते हैं बेटा किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 मिनट में समय 0 है तो A की सांद्रता कितनी है, 10। शुरुआती इनिशियल सांद्रता A की कितनी है, 10। P की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब अगर समय 0 है तो अभिकारी अणु उत्पाद में नहीं बदलेगा। मतलब क्या है, जैसे कोई एक अभिकारी अणु ले लो A और B, A और B आपस में मिला, स्टॉप वॉच ऑन कर दिया। जब A और B ऑन करें, जैसे स्टॉप वॉच ऑन करेंगे तो वो 0 से स्टार्ट हो गया, यानी उस टाइम जब A और B मिलता है आपस में तो उस टाइम उत्पाद बनेगा नहीं, और जब उत्पाद नहीं बनेगा तो इसका मतलब उत्पाद की सांद्रता कितनी है, 0 है। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं बेटा, किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 1 मिनट में जब 1 मिनट बीत गया, जब हमने अभिकारी अणुओं को मिलाया और मिलाने के बाद हमने स्टॉप वॉच में देखा कि 1 मिनट जब बीत गया तो जो उत्पाद बना है उसकी सांद्रता 2 है। कितनी है, 2 है, ये मान लेते हैं। तो बेटा बनना कितने में से है, 10 में से। 10 में से 2 बन गया तो बचा कितना, 8। कितना बचेगा, 8। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं किसी टाइम t जो प्लस 2 मिनट में ये 2 मोल ऑलरेडी बना हुआ है, 3 और बन जाए तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5। तो ये कितना बनेगा बेटा, 5 बचेगा, कितना, 5। क्लियर है सबको यहाँ तक। किसी टाइम t जो प्लस 3 मिनट में अगर ये 3 मोल और बन जाए तो टोटल हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना, 2। किसी टाइम t जो प्लस 4 मिनट में अगर ये 10 मोल बन गया तो ये कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है बेटा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जा रही है, अभिकारी अणुओं की सांद्रता घटती जा रही है। क्लियर है यहाँ तक। यही होती है अभिक्रिया की दर। यही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की दर। यानी हम क्या कह सकते हैं बेटा, समय के सापेक्ष अभिकारी अणुओं तथा उत्पाद के अणुओं की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर एकदम सिंपल लैंग्वेज। समय के साथ साथ, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, समय के साथ साथ अभिकारी अणुओं और उत्पाद यानी A और P, अभिकारी अणुओं
तथा उत्पाद की सांद्रताओं में, पहले कितनी थी 10, इसकी कितनी थी 0, की सांद्रताओं में हुए परिवर्तन, ये घट रहा है और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परिवर्तन है, हुए परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर। क्लियर है बेटा? किताबी लैंग्वेज लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इकाई समय में या एकांक समय में अभिकारी अणुओं तथा उत्पाद की अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अभिक्रिया की दर। क्लियर है बेटा? फिर से सुनना, एकांक समय में अभिकारी अणुओं तथा उत्पाद के अणुओं की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, ये देखते हैं कि अभिक्रिया की दर को कैसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो अभिक्रिया की दर को हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आर से। और कैपिटल आर इज इक्वल्स टू होता है बेटा dx अपॉन dt। कैपिटल आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, dx अपॉन dt। कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या है, dx अपॉन dt, जहां dx क्या है, dx अधिकारी तथा उत्पाद, अधिकारी तथा उत्पाद के अणुओं की सांद्रताओं में परिवर्तन है। और dt क्या है बेटा, समय में परिवर्तन, यानी परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। क्लियर है यहाँ तक? परिवर्तन में लगा समय। dx क्या है, अभिकारी अणु तथा उत्पाद के अणुओं की सांद्रताओं में परिवर्तन, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं सांद्रता में परिवर्तन। और समय क्या है बेटा, परिवर्तन, उस परिवर्तन में कितना समय लग रहा है या समय में परिवर्तन, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो। क्लियर है बेटा? नोट करो। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं बेटा कि अभिक्रिया के दर का मात्रक क्या होता है। अभिक्रिया दर का मात्रक, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया दर का मात्रक, अभिक्रिया दर क्या है, सांद्रता में परिवर्तन और समय में परिवर्तन, यही तो कहलाता है। R इज इक्वल्स टू क्या होता है, dx अपॉन dt। तो इसका जो मात्रक होगा बेटा वो होगा मोल पर लीटर सेकेंड, मोल पर लीटर सेकेंड। अगर यूनिट में लिखना चाहें तो m l माइनस 1 s माइनस 1, ये इसकी विमा हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा हम लोग देखते हैं बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अभिक्रिया दर का क्या होता है। अभिक्रिया दर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर ग्राफ बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं। देखो, हम बात करते हैं
अभिक्रिया दर की, तो एक अभिक्रिया लेते हैं A इज इक्वल्स टू P। मान लेते हैं बेटा किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 0 मिनट में कैपिटल A के 10 मोल हैं तो P के 0 हो जाएंगे। किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 1 मिनट में अगर ये 2 मोल बन जाएगा तो ये 8 बच जाएगा। किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 2 मिनट, ये 1 है बेटा, ये 2 सॉरी ये 1 है ये 2 है, ये 5 हुआ तो ये 5 हो जाएगा। किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 3 मिनट में अगर ये 8 हुआ तो ये 2 हो जाएगा। किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 4 मिनट में अगर ये 10 हुआ तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलो ग्राफ देखते हैं बेटा। आपको पता है कि ग्राफ हमेशा 2 अक्षों में बनाया जाता है, एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है। तो ये हो गया हमारा x अक्ष और ये क्या हो गया y अक्ष। क्लियर है यहाँ तक? और ये बेटा कहलाता है ओरिजिन। यहाँ पे वैल्यू क्या है 0, यानी इस पॉइंट पर समय भी 0 है और इस पॉइंट पर सांद्रता भी 0 है। ये x अक्ष जो है वो समय है, यानी कैपिटल T या स्मॉल t। आगे जाएंगे तो बढ़ेगा। ये जो है वो सांद्रता है, सांद्रता है x मान लेते बेटा। ऊपर जाएंगे तो सांद्रता बढ़ेगी, 0 से ऊपर जाएंगे तो सांद्रता बढ़ेगी, 0 से राइट हैंड साइड जाएंगे तो समय बढ़ेगा। अब जरा इसी ग्राफ को हम इसके सहारे बनाते हैं कि देखते हैं क्या हो सकता है। ग्राफ 2 ही चीजों का बनना है, अभिकारी अणुओं का और उत्पाद का। लेकिन बेटा याद रखना, जिन 2 क्वांटिटी में ग्राफ बनाई जा रही है, जिन 2 क्वांटिटी में ग्राफ बनाया जा रहा है, उससे रिलेटेड तीसरी क्वांटिटी, तीसरी वैल्यू को जरा ध्यान में रखेंगे तो ग्राफ अपने आप बन जाएगा। ग्राफ 2 क्वांटिटी में बन रहा है, एक तो सांद्रता और दूसरा समय। अब बात ये आती है कि इससे रिलेटेड तीसरी वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं है, बस सिर्फ ये देखो कि इसमें घटाव हो रहा है और इसमें बढ़ाव हो रहा है, यानी अभिकारी अणुओं का ग्राफ घटेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सांद्रता घट रही है, और उत्पाद का ग्राफ बढ़ेगा क्योंकि उसकी सांद्रता बढ़ रही है। क्लियर है यहाँ तक? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, सुनना ध्यान से। जब ये जो हमने अभिक्रिया ले रखा है, जब इसका टाइम 0 था तो अभिकारी अणुओं की सांद्रता कितनी थी? 10। जब इसका टाइम 0 था तो अभिकारी अणुओं की सांद्रता कितनी थी? 10। क्लियर है यहाँ तक? देखो बेटा, टाइम 0 यानी इस पॉइंट पर, ये जो ब्लैक स्पॉट मैंने दे रखा है, इस पॉइंट पर टाइम भी 0 है, सांद्रता भी 0 है। टाइम 0 T इज इक्वल टू 0, यानी पॉइंट ये वाला हुआ, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट। इस पॉइंट पर जब टाइम था मेरा, तो उस समय अभिकारी अणुओं की सांद्रता 10 थी, 0 नहीं था, 10 था। तो 10 कहीं ऊपर होगा बेटा, मान लेते हैं कुछ यहाँ पर था 10। क्लियर? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, अभिकारी अणुओं की सांद्रता क्या हो रही है? घट रही। पहले 10 थी, 8 हुई, 5 हुई, 2 हुई और अंततः कितनी हो गई? 0 हो गई। क्लियर है सबको यहाँ तक? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, अभिकारी अणुओं की सांद्रता में क्या हो रहा है? घटाव हो रहा है, घट रहा है। मान लेते हैं कि 10 कुछ यहाँ पर था, तो ये जो ग्राफ का घटाव दिखाएंगे बेटा, वो नीचे की तरफ होगा कि ऊपर की तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। तो ये ग्राफ किधर आएगा? नीचे की डायरेक्शन में। तो हम इस ग्राफ को बेटा कुछ ऐसा बना लेते हैं, देखो ये रहा। हालांकि ये दोनों ग्राफ कभी, ये दोनों लाइन कभी टच नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट 0 कभी कोई न तो रिएक्टेंट होता है ना प्रोडक्ट ही होता है, पूरा बनता नहीं है, तो इसलिए इस ग्राफ को हम टच नहीं कराते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, ये ग्राफ में घटाव है, ग्राफ में क्या है? घटाव है। अच्छा, इस ग्राफ को थोड़ा ऊपर बनाए बेटा ताकि हमें
डेल्टा एक्स और डेल्टा टी लिख सकते हैं। ग्राफ सेम टू सेम ऐसे बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं। ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे होगा। अब भी वही है, चीजें वही हैं। चलो मान लेते हैं बेटा ये टाइम t1 है, ये जो पॉइंट है मेरा ये t1 टाइम है, t1 क्लियर है। जरा इसको मिला लो इस पॉइंट से, यहां मैंने मिलाया। अब इस पॉइंट से इस लाइन पे मिलाओ एकदम सीधा, इस पॉइंट पे मिल गया। क्लियर है यहां तक। चलो अब जब मान लेते हैं टाइम किसी टाइम t2 पर, ये वाला टाइम जो है वो हमारा t2 है, इसको जरा हम यहां से मिला लेते हैं। अब इसको एकदम सीधे इस लाइन से मिलाएंगे, सांद्रता से मिलाएंगे। ये सांद्रता से मिल गया, ये हो गया बेटा t1, ये समय t, ये हो गया t1 और ये क्या हो गया बेटा t2। क्लियर है यहां तक। अब हम ये मान लेते ये t1 है तो इसकी सांद्रता हो जाएगी x1, ये वैल्यू हो गया x1 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी x2। क्लियर। अब देखो t1 से t2 बड़ा है, क्योंकि 0 से राइट हैंड साइड जाएंगे तो समय बढ़ेगा और 0 की तरफ आएंगे तो समय घटेगा। 0 से ऊपर जाएंगे तो सांद्रता बढ़ेगी और ऊपर से नीचे 0 की तरफ आएंगे तो सांद्रता घटेगी। यानी t1 वैल्यू बड़ी है, तो सॉरी t2 की वैल्यू बड़ी है और t1 की वैल्यू छोटी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा t2 माइनस t1। हमने t2 में से t1 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, और जब t2 में से t1 को घटा दोगे तो ये डेल्टा t आ जाएगा। यानी इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा t, या तो हम लोग dt बोलते हैं। क्लियर है। सेम टू सेम यहां से जब x2 माइनस x1 करोगे या x1 माइनस x2 करोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा x, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, dx। क्लियर बेटा। ये हो गया हमारे अभिकारी अणुओं का ग्राफ। ये अभिकारी अणु, ये क्या है, अभिकारी अणु। क्लियर है यहां तक। ये क्या बना हमारा, अभिकारी अणु। अभिकारी अणुओं की सांद्रता घट रही है, इसलिए हमने ग्राफ को घटाव में बनाया। अब बात ये आती है कि अगर ग्राफ को घटाना ही था तो हम ग्राफ को कुछ ऐसा भी घटा सकते थे, डायरेक्ट स्लोप में। हमने कर्व क्यों किया इस ग्राफ को हमने कर्व क्यों किया, उसका एक बहुत छोटा सा रीजन है बेटा कि ये जो सांद्रताएं घट रही हैं, इन सांद्रताओं के घटाव का जो अंतर आएगा वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी, जबकि ये क्या है, एकदम कांस्टेंट है। यही रीजन है कि हम ग्राफ को कर्व बना देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नोट करो इसे, फिर अब उत्पाद के अणुओं का ग्राफ बनाएं। हो गया बेटा। अब बात करते हैं हम लोग उत्पाद। अभिकारी अणुओं का ग्राफ बना लिया हम लोगों ने। अब जरा उत्पाद का ग्राफ बनाते, देखते हैं उत्पाद का ग्राफ कैसे बनेगा। चलो अब बात करते हैं उत्पाद का ग्राफ बनाते हैं बेटा। उत्पाद का ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इस अभिक्रिया में अभिकारी अणुओं का प्रारंभिक सांद्रता 10 है, उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता क्या है, 0 है। यानी जब टाइम 0 था तो उत्पाद की सांद्रता भी क्या है, 0 है। जब टाइम 0 है तो उत्पाद की सांद्रता भी क्या है, 0 है। टाइम 0 यानी पॉइंट ये वाला हुआ, इस पॉइंट की बात करेंगे। इस पॉइंट पर P की भी सांद्रता क्या है, 0 है। टाइम 0 P की सांद्रता क्या है, 0 है। यानी ग्राफ हमारा यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर बेटा। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है उत्पाद के अणुओं की सांद्रता क्या हो रही है,
बढ़ रही है, और जब उत्पाद के अणुओं की सांद्रता बढ़ेगी तो ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे। क्लियर है बेटा? अब जरा देख लेते हैं क्या हमने सही बनाया है। अगर हम इस T1 पॉइंट से इसको ऐसे मिला देते हैं तो लाइन कुछ यहां मिल के आती है, ठीक। और अगर T2 पॉइंट से मिलाते हैं तो लाइन कुछ यहां आती है। क्लियर है? देखो T2 माइनस T1 ये हो गया डेल्टा टी, ये हमारा क्या हो गया डेल्टा टी, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डी टी। यहां से इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डी एक्स। तो देखो पहले टाइम यहाँ था तो सांद्रता इस पॉइंट पर थी x1 पर, और जब टाइम t1 से t2 हो गई तो सांद्रता भी देखो x1 से x2 हो गई। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारे उत्पाद का ग्राफ। क्लियर बेटा? बना लो। अब अगर हम इन दोनों ग्राफ को एक साथ एक ही में मर्ज करें तो देखो ग्राफ कैसे बने। इन दोनों ग्राफ को एक में ही मर्ज कर दिया जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये पॉइंट जो है बेटा 0 हुआ तो सांद्रता अभिकारी अणुओं की जो होगी वो घटेगी और उत्पाद के अणुओं की सांद्रता बढ़ेगी। यानी ये जो ग्राफ है ये उत्पाद का है, उत्पाद के अणु हैं, और ये जो हैं अभिकारी अणु हैं। ये क्या है अधिकारी अणु। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा समय कैपिटल टी, और ये हो गया हमारा सांद्रता px। क्लियर है? हाँ अब वो अलग की बात है बेटा, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्यावस्था में पढ़ा है कि जहाँ पर दोनों पॉइंट कट करते हैं अगर उसकी सांद्रता आपस में मिलाओगे तो इक्वल आएगी, और यही स्टेज रासायनिक साम्यावस्था कहलाती है। ये वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है 11th का चैप्टर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब बात ये आती है कि अभिक्रिया दर कितने प्रकार की होती है। तो अभिक्रिया दर होती है बेटा दो प्रकार की। एक तो औसत अभिक्रिया दर निकालते हैं, प्रकार क्या है प्रकार ही कह सकते हो। एक औसत अभिक्रिया दर निकालते हैं और एक ताक्षणिक अभिक्रिया दर निकालते हैं। तो बात करते हैं बेटा औसत अभिक्रिया दर की। औसत अभिक्रिया दर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? कोई मतलब नहीं है, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में हम एक निश्चित समय अंतराल ले लेते हैं। जैसे किसी टाइम t इक्वल टू 0 से किसी टाइम t इक्वल्स टू तक ले लो। मान लो 0 से 3 हमने ले लिया तो एक निश्चित अंतराल हो गया 0 से 3। तो इस निश्चित अंतराल में प्रति इकाई समय में अभिकारी अणुओं और उत्पाद के अणुओं में जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगी अभिक्रिया की दर। कुछ कोई फर्क नहीं होता है। अभिक्रिया की दर की हेडिंग अभिक्रिया दर की थ्योरी ही एक ही होती है कि इकाई समय अंतराल में अभिकारी अणुओं और उत्पाद के अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन ही क्या कहलाता है अभिक्रिया की दर। आगे शब्द लगा दिया गया औसत। औसत से घबराने की बात नहीं है। औसत का मतलब एक निश्चित टाइम ले लो, कहां से कहां तक हमको जाना है।
जैसे 0 से 3 तक जाना है तो इस 0 से 3 की बात करेंगे, इसके ना तो पीछे की बात करेंगे ना आगे की बात करेंगे। 0 से 3 प्रति इकाई, मतलब 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। अगर आगे 4, 5, 6 मिनट तक अभिक्रिया जा रही है तो उससे अपने से नहीं लेना देना है। 0 से 3 की बात करेंगे। 0 से 3 प्रति एकांक समय में अभिकारी अणुओं और उत्पाद के अणुओं की सांद्रताओं में हुए परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की दर। यानी अगर इसकी थ्योरी लिखना चाहो बेटा तो लिख सकते हो कि निश्चित समय अंतराल में प्रति एकांक समय में अभिकारी अणुओं तथा उत्पाद के अणुओं की सांद्रता में हुए परिवर्तन क्या कहलाते हैं? अभिक्रिया की औसत दर कहलाते हैं। क्लियर बेटा? अब अभिकारी अणुओं की सांद्रता घटेगी और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। अगर अभिकारी अणुओं की सांद्रता बढ़ेगी तो हम लोग औसत दर क्या लिखते हैं? औसत दर। अभिकारी अणुओं की औसत दर तो क्या लिखते हैं बेटा? अभिकारी अणुओं की सांद्रता, अभिकारी अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अगर अभिकारी अणुओं को ए मान लिया जाए बेटा तो ए की सांद्रता याद करो आप लोग, जब रासायनिक साम्यावस्था पढ़ रहे थे तो कुछ ऐसा प्रदर्शित किया जाता था एक्टिव मास को। तो ये परिवर्तन दिखाना है, परिवर्तन के लिए आगे कौन सा सिंबल लगा देते हैं हम लोग? डेल्टा का। तो ये हो गया डेल्टा बटे समय में परिवर्तन यानी डेल्टा टी। तो अभिक्रिया दर क्या हो जाएगी? R इज इक्वल्स टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा टी। अब देखो जो अभिकारी अणु की सांद्रता होगी वो घटेगी। अभिकारी अणु बिल्कुल घटेगी। अभिकारी अणुओं की सांद्रता समय के साथ साथ घटेगी और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ेगी। तो घटाव को हम लोग कैसे दिखाएंगे भाई? कैसे पता पाएंगे कि इसकी सांद्रता घट रही है? तो हम लोग यहाँ पे कौन सा सिंबल लगा देते हैं बेटा? माइनस। यहाँ पे कौन सा सिंबल लगा देते हैं? माइनस। यानी ये औसत दर किसकी हो गई? अभिकारी अणुओं की। क्लियर है? अगर हम यहीं पे बात करें उत्पाद का औसत दर तो उत्पाद यहाँ जहाँ अभिकारी अणु हम लोगों ने लिखा है वहीं पे हम लोग क्या लिख देंगे? उत्पाद के अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन। उत्पाद के अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। क्लियर है यहाँ पे? अब उत्पाद मान लेते हैं अगर P है तो यहाँ पे बेटा A की जगह पर P कर देंगे। A की जगह पर क्या कर दिया जाएगा? P। और यहाँ जो माइनस का सिंबल लगा है, माइनस सांद्रता के घटाव को प्रदर्शित करता है। हम इस माइनस को हटा देते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे R इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है बेटा यहाँ तक?